भारतीय संविधान और उनके मूल्यों की जो हम चर्चा करते हैं, उसके पहले दो तीन बातों को समझना बहुत जरूरी है। आज के भारत में जो लोग रहते हैं उनको भारतीय संविधान चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान जो आज है हमारे पास वो अनादिकाल से नहीं है। भारत तब भी था जब भारतीय वर्तमान संविधान नहीं था, और शायद भारत तब भी रहेगा जब हो सकता है संविधान न रहे। लेकिन आज जो भारत है और भारतीय समाज है और जो भारतीय हैं, इनको इस संविधान की जरूरत है या नहीं है, पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस चीज की जरूरत ना हो उसकी रक्षा कौन करेगा। भारत के अंदर आजादी की लंबी लड़ाई के जद्दोजहद के बाद भारतीय संविधान का प्रादुर्भाव हुआ। एक दिन में भारतीय संविधान नहीं पैदा हुआ। भारतीय संविधान सामाजिक स्तर पे जो भारत के अंदर संघर्ष चले, आर्थिक स्तर पे संघर्ष चले, न्याय के लिए जो संघर्ष चले, राजनीतिक स्तर पे जो संघर्ष चले, उन सारे संघर्षों के समाधान का एक रास्ता है जो उन परिस्थितियों में हमारे पूर्वजों ने अपने विवेक के अनुसार निर्धारित किया, जिससे कि आगे का भारतीय समाज अपने तरक्की के रास्ते को ढूंढ सके, सबके विकास का रास्ता खुल सके। भारत के अंदर हम आमतौर पर 4-5 अपने पहचान के साथ जीते हैं। हम एक समय में किसी धर्म के मानने वाले होते हैं, कभी हम हिंदू होते हैं, कोई मुसलमान होता है, कोई सिख होता है, कोई ईसाई होता है। हमारी एक धार्मिक पहचान भी है, और धर्म के आधार पर चलने के लिए अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग किताबें हैं। हिंदुओं को कैसे क्या क्रिया पद्धति होनी चाहिए उसकी अलग किताबें हैं, अलग परंपराएं हैं। मुसलमान अगर आप हैं तो उसके लिए क्या रास्ते होने चाहिए, क्या मान्यताएं, उसकी अलग किताबें हैं। कोई सिख है उसके लिए क्या मान्यताएं होनी चाहिए, क्या उसकी अलग किताब बनी हुई है। ईसाई कोई है उसके लिए अलग किताब बनी हुई। उसी तरह से धर्म के बाद हमारी जो दूसरी जो पहचान है हर इंसान की, वो जाति है। हर जाति की भी अपनी अपनी कुछ परंपराएं हैं, और उसी के आधार पर जाति डिस्क्राइब होती है, क्योंकि किसी के चेहरे पर न धर्म लिखा होता है न जाति लिखी होती है। हम कुछ खास परंपराओं को, मान्यताओं को, मूल्यों को, तरीकों को फॉलो करते हैं, इसलिए हम उस जाति के हो जाते हैं, और कोई अंतर नहीं। उसके बाद सांस्कृतिक रूप से क्षेत्रीय अलग अलग संस्कृति आती है। जैसे उत्तराखंड पहाड़ के लोग हैं, उनकी एक खास तरह का कल्चर है। कश्मीर के लोग हैं, वो चाहे हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, चाहे वो दलित होंगे, चाहे सवर्ण होंगे, उनकी एक खास तरह की कल्चर है। बंगाल के लोगों के एक खास तरह का कल्चर है। तमिलनाडु के लोगों के एक खास तरह का कल्चर है। उस संस्कृति से, उनके सांस्कृतिक आयोजनों से हमारी एक सांस्कृतिक पहचान बनती है, और उसमें भाषा भी एक महत्वपूर्ण योगदान पैदा करता है। जैसे हम कहते हैं हम पंजाबी हैं, हम कहते हैं हम बंगाली हैं। जब कोई कहता है मैं बंगाली हूं, तो बंगाली हिंदू भी हो सकता है, बंगाली मुसलमान भी हो सकता है, वो अगड़ा भी हो सकता है, पिछड़ा भी हो सकता है, दलित भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। हम कहते हैं हम मलयाली हैं, तो हमारे एक ही इंसान के अंदर कई तरह की हमारी पहचान है, और उस पहचान को हम एक ही साथ में जीते हैं। लेकिन जब कहते हैं देश, हमारा देश गीता से नहीं चलता, चल भी नहीं सकता। हमारा देश रामायण से नहीं चलता, चल भी नहीं सकता। हमारा देश गुरु ग्रंथ साहिब से नहीं चलता, चल भी नहीं सकता। हमारा देश कुरान से नहीं चलता, चल भी नहीं सकता। हमारा देश बाइबल से नहीं चलता, और चल भी नहीं सकता। देश हम लोगों के दिलों में धड़कता है। देश अगर चल सकता है तो केवल और केवल संविधान से चल सकता है। संविधान के बगैर देश की परिकल्पना करना, क्योंकि देश की जब हम बात करते हैं तो देश वो है, देश वो मां है जिसके लिए अपने समस्त संतानों के लिए उतनी ही बराबरी की नजर के साथ मोहब्बत का खजाना है। और वो तभी हो सकता है अगर देश
एक धर्म के किसी ग्रंथ के आधार पर चलने लगे तो दूसरे ग्रंथ के आधार पर चलने वाले लोग उसके पराये हो जाएंगे। देश अगर किसी एक जाति की परंपरा के आधार पर चलने लगे तो दूसरे जाति के लोग जो अलग परंपराओं के हैं उसके लिए पराये हो जाएंगे। देश अगर किसी एक भाषा के आधार पर चलने लगे तो दूसरी भाषा और मान्यताओं के लोग उसके लिए पराये हो जाएंगे। इसलिए देश धर्म के ग्रंथों के आधार पर नहीं चलता, देश किसी भाषा की परंपरा के आधार पर नहीं चलता, देश किसी खास संस्कृति के आधार पर नहीं चलता, देश किसी खास क्षेत्र के आधार पर नहीं चलता। देश को संचालित करने के लिए अब तक का जो सबसे बेहतरीन रास्ता है वो संविधान का रास्ता है। आगे हो सकता है कि इससे भी कोई बेहतरीन रास्ता बन जाए, लेकिन अगर आप देश से मोहब्बत करते हो और देश की तरक्की की बात करते हो तो एक ही हमारे पास रास्ता है, वो आजादी की लंबी लड़ाई के बाद पैदा हुआ है और दुनिया के तमाम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, मानवता के संघर्षों के आंदोलनों से सीख करके पैदा हुआ है। जिसको आप कहते हो हमने नकल किया है, मैं उसे नकल नहीं करना कहता। मानव सभ्यता के दुनिया के संघर्ष से जो बेहतरीन चीजें पैदा हुई उसके संकलन से और उसे सीख करके भारतीय संविधान पैदा हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में अगर इस देश के बारे में सचमुच अगर कोई दिल से मोहब्बत, कोई नकली देशभक्त हो उसकी बात मैं नहीं करता, लेकिन अगर सच्चा कोई देशभक्त है वो अगर संविधान पे निष्ठा नहीं रखता है तो देश के आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से वो गलत रास्ते की तरफ जा रहा है। इसके अलावा कोई देश को आगे बढ़ाने का रास्ता नहीं। देश अगर आगे बढ़ सकता है तो संविधान के रास्ते से ही आगे बढ़ सकता है। संविधान क्या है? संविधान वर्तमान परिस्थितियों में सभी लोगों को साथ लेकर के देश को और देशवासियों के तरक्की का रास्ता पैदा करता है। उन विवादों को सामाजिक उनके समाधान के साथ हमें मिल करके आगे बढ़ने का रास्ता पैदा करता है। इसलिए क्योंकि हम सबकी पृष्ठभूमि अलग अलग, हम एक साथ पैदा नहीं हुए, एक जगह नहीं पैदा हुए और हमारी एकता विविधता के बीच में छिपी हुई है। तो पहली बात मुझे ऐसी एक बात दिमाग में बिठानी चाहिए कि आज और स्पष्ट होनी चाहिए और आप सब लोगों की तरफ से जिनके आप संपर्क में रहते हो वहां का संदेश भी जाना चाहिए कि देश की जो बात करता है, जो बात कोई हिंदू की बात करता हो, कोई मुसलमान की बात करता हो, कोई सिख की बात करता हो, कोई ईसाई की बात करता हो, कोई अगड़े की बात करता हो, कोई पिछड़े की बात करता हो, कोई बंगाली की बात करता हो, कोई मद्रासी की बात करता हो, कोई मलयालम की बात करता हो, उसके लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। लेकिन जो देश के लिए देश की बात करता है, देश के बारे में सोचता है और देश की कसम खाता है, उसके पास संविधान के अलावा वर्तमान समय में कोई और रास्ता नहीं है। ये हमारे दिमाग में पहली बात स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात आते हैं, संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद है, अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में रास्ते ढूंढे गए। वो ना तो पहले रास्ते हैं और ना तो आखिरी रास्ते। ये बात दिमाग में भी स्पष्ट रहनी चाहिए। ये मानव सभ्यता और संस्कृति और समाज का लंबा इतिहास है। जैसा मैंने पहले कहा, ये अनुच्छेद नहीं थे तब भी दुनिया के अंदर मानव सभ्यता ने अपने विकास के क्रम को आगे बढ़ाया है और कल ये अनुच्छेद न भी रहेंगे तो नए अनुच्छेद पैदा करके समाज आगे बढ़ेगा। अनुच्छेद किसी भी समाज, सभ्यता और व्यक्ति के सारी जीवन पद्धति को सीमित नहीं कर सकते, लेकिन इसके संचालन के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है और उसी आवश्यकता के अनुरूप संविधान हमारे सामने है। लेकिन संविधान की जब हम आप बात करते हैं तो पहली बात जो मैंने कही थी, आज इस मूल बात पर ही संकट देश के सामने खड़ा है कि देश की बात करने वाले, देश का नाम बार बार लेने वाले, देश के लिए मरने मिटने की कसम खाने वाले, जिसके बुनियाद पर देश खड़ा है और देश आगे बढ़ सकता है, उस संविधान को ही खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए जो लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं उनके लिए इस संविधान के संरक्षण के लिए, इस संविधान के सुरक्षा के लिए, उनके मूल्यों की रक्षा के लिए खड़ा होना संविधान के लिए नहीं, इस देश के लिए बहुत जरूरी बन जाए। संविधान के अंदर दो हिस्से हैं, जैसे आमतौर पर हम चर्चा करते हैं। संविधान के अंदर एक छोटा सा प्रस्तावना है। आमतौर पर संविधान की जब हम किताब देखते हैं तो हम सोचते रहते हैं कभी पढ़ेंगे, फुर्सत के पलों में। वो फुर्सत के पल जिंदगी में बहुत कम लोगों के आते हैं।
आमतौर पर वो किताब देख करके हम छोड़ देते हैं, लेकिन संविधान के निर्माताओं ने एक पृष्ठ का आधा पेज की एक प्रस्तावना प्रस्तुत, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से देश की बात कार्यक्रम में जो लोग शामिल होते हैं उनको तो याद होना चाहिए। शुरुआत ही प्रस्तावना करती है हम भारत के लोग। ये बहुत खूबसूरत लाइन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। भारत देश के संचालित करने की बुनियाद संविधान से चलती है और संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? हम भारत के लोग। जब आप कहते हो हम भारत के लोग, तो एक नए टीम बिल्डिंग की भावना पैदा होती है। लोग, हम भारत के लोग। मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मैं भारत का सेनापति, मैं भारत का चुनाव आयुक्त नहीं कहता हमारा संविधान। हमारा संविधान कहता है हम भारत के लोग। यानी कि इस पूरे संविधान की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है कि जब आप लोग की बात करते हो तो लोग का मतलब, जिसको हम बार बार कहते हैं सकारात्मक राष्ट्रवाद की मूल भावना इस संविधान में छिपी हुई है। संविधान कहता है, संविधान सकारात्मक राष्ट्रवाद के बुनियाद पर खड़ा है। संविधान इस बात की शुरुआत ही करता है कि हम भारत के लोग, चाहे वो सुदूर तमिलनाडु के आखिरी समुद्र के किनारे पैदा हुआ मछुआरा हो या फिर जम्मू कश्मीर के आखिरी बर्फ की पहाड़ियों के नीचे एक छुरमुट में पैदा हुआ परिवार, मणिपुर के आखिरी जंगलों में नंगा रहने वाला वो नागा परिवार हो, या कच्छ के रेगिस्तान में अपने जिंदगी से जूझ रहा एक सबसे गरीब भारत, हम भारत के लोग में वो शामिल हैं। जब आप भारत की बात करते हो, देश की बात करते हो, तो आमतौर पर उस देश में मैं होता हूं, मैं देश बन जाता हूं, या फिर मेरी जाति के लोग देश बन जाते हैं, या फिर हमारे धर्म के लोग देश बन जाते हैं, या फिर हमारी तरह बोलने वाले लोग देश बन जाते हैं, या फिर हमारे तरह दिखने वाले देश बन जाते हैं। भारत का संविधान इस देश की परिकल्पना नहीं करता है। भारत के संविधान इस बात की परिकल्पना करता है हम भारत के लोग, मतलब इस देश के अंदर सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग, सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी आर्थिक रूप से अमीर हो या गरीब हो, इस भारत के अंदर रहने वाले सभी लोग जब बनते हैं तो ये देश बनाने की बात करता है हमारा संविधान। और इसीलिए ये संविधान ही है जो देश को आगे बढ़ा सकता है। वो कहता क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस बात को समझना एक बहुत बड़ी बात है। पहली लाइन भारत के संविधान की प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण का मतलब क्या होता है? आंशिक रूप से भी हमें दूसरी चीज मंजूर नहीं है। संपूर्ण, कंप्लीट, प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न अंग्रेजी में उसको सॉवरेनिटी बोलते हैं। प्रभुत्व संपन्न का मतलब अपना निर्णय लेने का हक, अपने बारे में फैसला करने का हक। चूंकि हमारा देश गुलाम था और सभी निर्णय ब्रिटिश हुकूमत लेती थी, इसलिए आजादी की लड़ाई के बाद उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि देश जब आजाद हो रहा है और आजाद भारत का संविधान बन रहा है, तो संविधान इस बात को घोषित करता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। प्रभुत्व संपन्न चूंकि आजादी से आपको सबको पता है, लेकिन अभी जो शब्द है इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। संविधान की प्रस्तावना में लोगों ने संकल्प लिया कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
गणराज्य बनाना चाहते हैं। भारत आज भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं बन पाया है। भारत की नीतियां जो बनती हैं, पॉलिसी जो बनती हैं भारत के संसद के अंदर, उन नीतियों पर भारत के लोगों का प्रभाव जितना होता है, उससे ज्यादा प्रभाव दुनिया के और महाशक्तियों का होता है, क्योंकि उनका प्रभाव आज भी भारत के ऊपर है, राजनीति पर है, अर्थनीति पर है। और इसीलिए नोटबंदी लागू होती है। आमतौर पर आप सोचते हो कि नोटबंदी हमारे महान तथाकथित देशभक्त के दिमाग की उत्पत्ति है, ऐसा नहीं है। नोटबंदी भारत के ऊपर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के ऊपर हमले की उत्पत्ति है। नोटबंदी की जरूरत न भारत को थी और न भारत की अर्थव्यवस्था उससे आगे बढ़ सकती है, लेकिन जो ये नोटबंदी की जो कॉन्सेप्ट थी, वो दुनिया के अंदर वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी IMF के द्वारा ये पैदा हुई थी और भारत के ऊपर उसको थोपा गया। इस नोटबंदी को लागू करने का दबाव पहले की सरकारों पर भी था, वो सरकारें किसी वजह से नहीं लागू की और हमारे इस तथाकथित देशभक्त ने देश के ऊपर थोपा और इस देश की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता की जो संविधान का जो पहला संकल्प था, उसके साथ समझौता। भारत के अंदर अगर आपको पता हो कि आज जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी पूंजी निवेश के लिए रक्षा मंत्रालय को भी खोला गया है, जिस मंत्रालय में RTI नहीं लगते, सुरक्षा, देश की सुरक्षा का मामला जुड़ा हुआ, आज उस मंत्रालय में भी दुनिया की कोई भी कंपनी आकर के अपना निवेश कर सकती है और हमारे सारे सुरक्षा के सारे जितने भी हमारे इंतजामात हैं उसका तहकीकात कर सकते हैं। तो आज हम अपने जो पहला मूल्य है उसके साथ भी समझौता करते हुए तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और वो देशभक्ति के मुखौटे की आड़ में बढ़। दूसरा जो संविधान का मूल्य है, शब्द है ये, लेकिन ये शब्द इतने छोटे नहीं है, इसके पूरे पीछे पूरी एक आकृति है, एक सोच है। समाजवादी। समाजवादी हमारा देश नहीं है, ये हमें आप सबको पता है। एक मिनिमम भी समानता नहीं है, मैक्सिमम की छोड़ दीजिए। और ये बात मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के अंदर अगर इस देश को आप एक सकारात्मक सोच की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, एक महाशक्ति बनाना चाहते हैं, तो इस देश के अंदर जो दुनिया में प्रयोग हुए हैं और अनुभव आए हैं उसको सीखते हुए एक मिनिमम समानता की गारंटी करने की जरूरत है। मैक्सिमम के लिए आप क्वालिटी भी होनी चाहिए, कंपटीशन भी होना चाहिए, लेकिन मिनिमम समानता भी होनी चाहिए। आपके घर में कोई भी परिवार है, परिवार में जब बच्चा पैदा होता है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, किसी भी परिवार में, संयुक्त परिवारों में तो 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, कई परिवार एक साथ रहते थे। आप कहते क्या हो कि भाई 4 बच्चे हैं, एक बच्चे को तो मैं दूध पिलाऊंगा, दूसरे से कहो कंपटीशन कर। कंपटीशन नहीं हो सकता। तो इस देश के अंदर आज जो जरूरत है, जो संविधान का मूल्य है समाजवाद का, इस देश के अंदर ऐसा भी नहीं हो सकता है कि टाटा, बिरला, अंबानी और यहां झुग्गी में रहने वाला परिवार दोनों बराबर हो जाए। रातों बराबर नहीं हो सकता है, और बराबर हो जाएगा तो आर्थिक कंपटीशन खत्म हो। लेकिन इस देश में संभव है कि इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर मतदाता को, हर बच्चे को एक मिनिमम आर्थिक गारंटी हो, एक मिनिमम आर्थिक बराबरी का अधिकार हो, जो जिसकी गारंटी हो, उसके बाद उसकी प्रतिभा काम करेगी। हम बच्चे को सबको सारे माँ बाप सारे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, सभी बच्चों को ड्रेस सिलवाते हैं, सबको स्कूल भेजते हैं। अब ये संभव है कि 5 बच्चे आपके परिवार के जाके पढ़ रहे हैं, उसमें एक के अंदर टैलेंट है तो आगे बढ़ेगा, लेकिन एक मिनिमम तो समानता की गारंटी हम करते हैं, मिनिमम अवसर की तो गारंटी करते हैं। उसी तरह से इस देश के अंदर आर्थिक रूप से भी एक मिनिमम समानता की गारंटी की जरूरत है, जिससे कि जो मजबूरी में यह देश जी रहा, इस देश की 80% आबादी मजबूरी में जीती है, फुट फुट करके जीती है। उसके दिमाग को सोचने की बात सोच दो, 2 जून की रोटी के लिए घुट घुट के जीती है। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस देश में इस चीज को स्थापित करने की जरूरत है कि मिनिमम न्यूनतम समाजवाद को स्थापित करने की जरूरत है, जहां से और भी कंपटीशन का रास्ता बन सके।
धर्मनिरपेक्षता के बारे में शायद आज के समय में सबसे ज्यादा चर्चा है। धर्मनिरपेक्षता की बात इतनी सी थी, और वो धर्मनिरपेक्षता देश से अलग नहीं है। अगर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठ करके अगर ये समाज नहीं चलने को तैयार है तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। कई लोग ये कहते हैं कि धर्म पे खतरा है। धर्म पे खतरा नहीं है। सभी धर्मों को अपनी संपूर्ण निष्ठा के साथ मानने वालों को अवसर देने की गारंटी है। क्योंकि अगर राज्य किसी धर्म का पक्षधर जब हो जाएगा तो वो न सिर्फ दूसरे धर्म को ही खत्म करता है, बल्कि अंततोगत्वा उस धर्म को भी खत्म कर देता है। क्योंकि राज्य जब निरंकुश होने लगता है उस समय उसके लिए धर्म नहीं, राज्य जो है उसके लिए सर्वोपरि हो जाता है। और तीसरा प्रश्न है लोकतंत्र का। लोकतंत्र में आज जो हमारे सामने, हमारा बहुत बड़ा देश लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज जो चुनौती हमारे सामने है उस मूल्य में वो ये है, लोकतंत्र चुनाव पर निर्भर है। और चुनाव निष्पक्ष होने के लिए आज की भी तारीख में सारी कोशिशों के बावजूद ऊपरी कोशिश है। चुनाव में सब कुछ प्रतिबंधित है प्रचार के लिए, लेकिन चुनाव के आखिरी 3 दिन जब दारू और पैसे और जब पेटी खुलती है और बोरा का मुंह खुलता है, चुनाव आयोग उसके सामने सरेंडर है। आज पूरा चुनाव जो है वो इस पर नहीं टिका हुआ। सारा कुछ आप देख रहे हो, किसी भी नेता को भरोसा नहीं है। वो जाति का सारा तांडव फैला रहा है, धर्म का तांडव फैला रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्षेत्र का तांडव फैला रहा है, लेकिन उसे भरोसा नहीं है। उसको एक ही बात पर गारंटी है कि चुनाव से 3 दिन पहले कितना दारू किस मोहल्ले में जाएगा, कितनी पेटी किस पैसा कितने मोहल्ले में जाएगा, कितनी साड़ी कितने मोहल्ले में जाएगी, और जितने ठेकेदार हैं उसको पकड़ता है, वोट के हिसाब से, रेट के हिसाब से पैसा देता है। रास्ता अलग अलग है। अगर चुनाव एक रास्ता निकाल रहा है तो पहले से पर्ची बट रही है, एडवांस में पैसे जा रहे हैं। ये जो चीज है आज कुल मिलाकर के अगर आप देखें, आम आदमी पार्टी के आने से इस पर थोड़ा सा दबाव तो बना है, लेकिन इसका प्रभाव खत्म हुआ ऐसा नहीं है। पैसा, चुनाव और दारू, ये तीनों चीजें ऐसे गठमट हैं। और चौथी चीज जो नई पैदा हुई है, नया अवतार पैदा हुआ, ईवीएम अवतार। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो हमारे लोकतंत्र के जो बुनियादी जो मूल्य है उसको खतरे में डाल रही हैं। और इसके प्रति निश्चित रूप से हमें और सजग और सतर्कता के साथ अपने काम को करने की जरूरत है। जहां तक अभी बात आज आई है न्याय की, क्योंकि हमारा संविधान जब यहां से आगे बढ़ता है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, उसके बाद वो कहता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इस देश के अंदर न्याय मिलते हैं, लेकिन मेरा बहुत स्पष्ट मानना है न्याय मिलता भी है, न्याय दिखता भी है, और न्याय के लिए लोग दर दर भटकते। हमारे सिस्टम में आज तक ये पद्धति नहीं अवसर मिल पाया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप में से किसी का के साथ अगर अनजस्टिस हो जाए, यहां जितने बैठे लोग हैं सबकी बात कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में जाना असंभव काम। सुप्रीम कोर्ट से आप जा ही नहीं सकते, और न्याय तो उसके बाद मिले। रास्ते बने, पीआईएल का रास्ता इसीलिए आया, जिनके पास कुछ नहीं है उनकी भी दरख्वास्त लग सके, लेकिन लाखों में 1-2 हैं जो सही पीआईएल करने के लिए उनके अंदर जिद है, और वो अपने बिजनेस से, अपने व्यापार से। क्योंकि जो न्याय एक बिजनेस का हिस्सा बन गया है, उस व्यापार में वकीलों की फीस जहां लाखों लाख रुपए हो, वहां रिक्शे वाले को न्याय मिलने के लिए वो जाके घंटा खटखटा सकता है, वो तो शायद सुप्रीम कोर्ट के गेट के अंदर भी नहीं घुस सकता है। और घुस भी सकता हो सकता हो, उसकी हिम्मत ही नहीं है। एक बार सोचना कि सुप्रीम कोर्ट के लायर से मिल पाएगा वो, ये हिम्मत ही पैदा करना उसके लिए असंभव था। न्याय मिलने के बावजूद भी ये हमारे न्याय की गारंटी करने की सबसे बड़ी कमजोर स्थिति है, और इसके लिए भारत को आज जाकर उस रास्ते को ढूंढना है
कि जिससे न्याय सरल भी हो सके और समय पर हो सके। क्योंकि न्याय के बारे में दूसरी एक बात जो कही जाती है कि फाइलें दादा के दादा के दादा के दादा के जमाने से घूम रही हैं, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख लग रही है और उसका समाधान नहीं हो पा रहा। ऐसे में न्याय मैंने कहा मिलते भी हैं, लेकिन हर नियम के अपवाद होते हैं। भारत के अंदर मैं आज भी मानता हूं कि जो न्याय मिलते हैं अपवाद में ज्यादा मिलते हैं, नियम में कम मिलते हैं। नियम अभी भी यही है। आमतौर पर आप तमाम ऐसे लोगों को आप मिल जाएंगे आपको जिनके साथ अगर पैसा नहीं है और रसूख नहीं है। पैसा और रसूख से सही वकील मिलता है और सही वकील से न्याय की गारंटी होती है। न्याय अपने आप न्यायालय में अवतरित नहीं हो पा रहा है, ये आज का तथ्य है। इसके साथ साथ कि न्याय मिल रहा है। दूसरी बात, ये आमतौर पर जो आपने कहा कि जज साहब को न्याय नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? वो तो सिस्टम है। वो जज साहब भी न्याय नहीं दे पाते थे। जिस जज साहब को आज लेकिन उनको पता तब चला कि जब उनके साथ अन्याय हो गया। तो वो सिस्टम बना हुआ है और सिस्टम इसलिए बना हुआ है कि इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए कि बहुत खूबसूरत सिस्टम है, लेकिन अंग्रेजी राज के समय में इस सिस्टम की बुनियाद पर, अंग्रेजी राज के समय जो न्यायपालिका की बुनियाद पड़ी, उस समय उसका जो माइंड सेट था भारत को लोगों को न्याय देने के लिए नहीं था। भारत के ऊपर शासन करने के नियंत्रण का एक हथियार था न्यायालय। आजादी के बाद से इसमें जो सुधार की जरूरत है वो आमतौर पर कहा जाता है कि चाहे कितनी भी गर्मी हो, काला कोट पहनना क्यों मजबूरी है, क्यों जरूरी है? अगर इतना भी बदलाव की हम हिम्मत नहीं कर पाए। दूसरी बात जो इसमें सुधार की जरूरत है और तमाम जगहों से बात उठती है, ऐसी बात नहीं है कि लोग चुप है, उठ रही है। आधा कठिनाई न्याय की वहीं पर पैदा हो जाती है जब भाषा की सरलता नहीं होती। अगर बंगाली जानने वाले व्यक्ति को अगर उसको क्या कानून है अगर बंगाली भाषा में मिल जाए तो उसको पढ़ना समझना बोलना आसान हो जाए। ऐसा कोई कथित तो नहीं है, हो सकता है, लेकिन जो न्याय अंग्रेजी में मिलेगा ऐसा तो मेरे ख्याल से न्याय का और अंग्रेजी भाषा से कोई लेना देना नहीं। न्याय तो हमारे पंच परमेश्वर के जमाने में भी मिलता था और बड़े बड़े फैसले होते थे। गांव का पंच परमेश्वर 5 लोग बैठ करके फैसले कर देते थे, होते थे। तो न्याय व्यवस्था को मुझे लगता है कि और ठीक करने की जरूरत है। उसके साथ साथ इस देश के अंदर जो भारतीय संविधान का मूल है, इस संविधान के जो मूल उद्देश्य हैं उसको संरक्षित करने के साथ साथ इसको विकसित करने की भी जरूरत है। और उसका मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो भी उद्देश्य संविधान का उद्देश्य का एक तरफ है और उसके न पूरे होने में अनुच्छेद एक बात है, अनुच्छेद हम घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो पूरा सिस्टम खड़ा है वो सिस्टम ब्यूरोक्रेसी पर खड़ा है। अनुच्छेद की परिभाषा व्याख्या क्या करनी है उसको तो एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं, जो पूरा एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी है, अधिकारियों का जो तंत्र, संविधान एक तरफ और चपरासी से लेकर के आईएएस अधिकारी का संविधान एक तरफ। जो भी संविधान है उस संविधान के 7 तरह की व्याख्या करके और उसके अपने मन के अनुरूप लागू कर लेना। और वो भी पैदा हुआ इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी को भी हम आजादी के बाद से भारतीय लोगों की सेवा के लिए हम तैयार नहीं कर पाए। आज भी हमारी मानसिकता वही है कि भारतीयों को कंट्रोल करना है, इसीलिए हमने पूरे ब्यूरोक्रेसी में बाहर से भी और अंदर से भी मैंने देखा है और देख रहा हूं, जब भी कंट्रोल हुक्म जमाने की बात आती होती है और हम चौकन्ने हो जाते हैं, और जब भी सेवा करने की बात होती है उनका चेहरा गिर जाता है।
जब भी किसी के पब्लिक हित का कोई काम करना हो तो फाइलों में साफ साफ लिखते हैं, ये ऐसे नहीं हो सकता, 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 ये ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन हुकूमत दादागिरी करने की बात हो तो ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। जहां पूरा तंत्र खड़ा है नीचे, और आप सब जानते हैं, अब तो 2000 का नोट आ गया, 500 का नोट ही पहले सारा नियम कानून बदलने के लिए काफी था। हम लोग चुनाव में ये आमतौर पर कहते थे कि पूरे दिल्ली के अंदर कहीं भी कोई भी अगर एक नलका लगाते हैं ना, मोहल्ले में लोग पानी नहीं आता है तो क्या बोलते हैं उसे, हैंड पंप नहीं होते, जो समरसीबल, तो लोग बोरिंग कराते थे लोग। तो जब भी किसी गली में बोरिंग ऐसे रखी, 100 नंबर पे कॉल करो, अगर किसी कोई घटना हो गई पुलिस नहीं पहुंचेगी। लेकिन आप बोरिंग के लिए मोहल्ले में आप सामान मंगा लो, 15 मिनट देखो, 15 मिनट में पुलिस पहुंचे, बोले कि ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है, ये संविधान नहीं कहता, ये लागू नहीं हो सकता। 5 मिनट के अंदर कागज बदल दो, नोट बदल दो, संविधान भी सेट, नियम कानून भी सेट, और आपका समरसीबल भी पास। ये जो तंत्र है नीचे से ऊपर तक खड़ा है, मुझे मेरा अनुभव जो आया है कि आज इस देश के अंदर संविधान के भावना के अनुरूप इस देश में जो कुछ भी संविधान में अच्छा है, जो सुधार की बात है, संविधान अवसर देता है। आज भी हम सुधार कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, किया भी हमने। लेकिन संविधान में जो कुछ भी आज अच्छा है, उसके जमीन पर अगर हम आप उतारना चाहते हैं तो 2 चीजों में बुनियादी बदलाव लाना अनिवार्य है। उसको करने का तरीका यही है, पहली बात कि इस संविधान को केवल अपने सत्ता का माध्यम और वोटर तैयार करने का जो इस मशीन समझती हैं जो राजनीतिक पार्टियां, ऐसे राजनीतिक सोच वाली पार्टियों को आपको कोने में ले जाना पड़ेगा, उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। और दूसरा, केवल अगर सत्ता बदल भी लेंगे, लेकिन अगर ये तंत्र, ब्यूरोक्रेसी का तंत्र में अगर बदलाव नहीं होता है तो आप 5 साल तक जद्दोजहद करते रहेंगे, ये 1 इंच भी बदलाव होने नहीं देंगे। ये जो पूरा तंत्र खड़ा है, ये संविधान की आत्मा को जनता तक पहुंचाने का नहीं है, बल्कि आज एक अवरोधक के रूप में खड़ा है। इसलिए इसमें बड़े बदलाव की जरूरत है। अगर ये ब्यूरोक्रेसी का तंत्र बदलता है और राजनीतिक परिवर्तन अगर होता है, तो जाकर के इस देश के अंदर संविधान की मूल आत्मा जो है उसको हम जमीन पर उतार सकते हैं। और मैं ये जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज जो संविधान हमारे स्वतंत्रता संग्राम के गर्भ से पैदा हुआ है, उस स्वतंत्रता संग्राम के गर्भ से पैदा हुए इस संविधान के 60% अगर इसकी भावना, इसकी सोच को अगर अमली जामा हकीकत में उतार दिया जाए तो भारत देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बन सकता है।